हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिंदी। हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है आपका। इसकी यूनिट 1 भाषा और व्याकरण, इसका चैप्टर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2 व्याकरण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 व्याकरण। प्रस्तावना। व्याकरणिक भाषा से तात्पर्य है भाषा का एक ऐसा रूप जिसका प्रयोग उसके अपने प्रयोक्ता भाषा भाषी आदर्श भाषा मानकर करें। यानी कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण जो शब्द है उस व्याकरणिक भाषा से तात्पर्य यह है कि जो भाषा है उसका एक ऐसा रूप जिसका जो वो वक्ता है जो प्रयोग कर रहा है भाषा का, वो उसको अपनी भाषा का आदर्श मानकर उसका उपयोग करे, तो उसको क्या कहते हैं, भाषाई व्याकरण। भाषा का मानक रूप व्याकरणिक तथा परिनिष्ठता होता है और भाषा का जो मानक रूप है वो व्याकरणिक तथा परिनिष्ठता होता है। शिष्ट समाज में प्रशासनिक कार्यों में, शिक्षा स्थल में तथा औपचारिक संदर्भों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वे व्याकरणिक तथा व्यवस्थित होती है। यानी कि जब हम एजुकेशन के माध्यम में या हम प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जब हम भाषा का उपयोग करते हैं तो वो भाषा कौन सी होती है, वो एक आदर्श भाषा होती है। यानी कि उसमें व्याकरण का जो रूप है वो व्यवस्थित होता है और व्याकरणिक रूप होता है जिस भाषा को हम शिक्षा के स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर यूज करते हैं। उसमें स्थानीय बोलियों के शब्द नहीं होते। व्याकरणिक भाषा स्थानीयता से अलग किसी सभ्य समाज के औपचारिक कार्यों में भी बोली जा सकती है। यानी कि जो हम भाषा यूज करते हैं, नॉर्मल अपनी भाषा बोलते हैं, स्थानीय भाषा जो होती है उसका प्रयोग हम शिक्षा के या प्रशासनिक स्तर पर नहीं करते हैं। वो जो भाषा हम बोलते हैं प्रशासनिक स्तर पर वो स्थानीय से अलग किसी सभ्य समाज के औपचारिक कार्यों में भी बोली जा सकती है। व्याकरण भाषा के रूप में मानकता तथा स्थिरता भी लाती है। जो व्याकरण जो है वो भाषा में मानकता तथा स्थिरता भी लाती है हमारी बोली में, हमारी लैंग्वेज में। किसी ने जब पहली बार बोलने की कोशिश की होगी तब उसने अलग अलग ध्वनि का या चिह्न का प्रयोग किया होगा। यानी कि जब हम भाषा बोलना स्टार्ट करते हैं, जब किसी ने भाषा बोलनी स्टार्ट करी होगी तो उसने क्या किया होगा, बोली में किसी भाषा को यूज किया होगा, उसमें ध्वनियों का अलग अलग चिन्हों को यूज किया होगा, चिन्ह तो उसका यूज किया होगा, फिर उसकी भाषा बनी होगी। यानी कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके अनुसार वो कब लैंग्वेज को धीरे धीरे वो कॉपी करता है, वो समझता है, फिर उसको बोलना स्टार्ट करते हैं। उसमें वो कौन कौन सी ध्वनियाँ यूज़ कर रहा है, उसके कौन से चिन्ह यूज़ कर रहा है, तो उसके डिपेंड करती है उसके माहौल के हिसाब से। यानी कि उसकी फैमिली में किस प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही है, तो उसी जो वो लैंग्वेज को बोलता जाता है तो उसको अंडरस्टैंड होता रहता है कि भाई क्या बोलना है मुझे और किसको किस तरीके से बोलना है। इसी में हम जैसे कि किसी ने जब पहली बार भाषा बोली होगी तो उसने क्या किया होगा, पहले किन किन ध्वनियों का यूज़ किया होगा, किन चिन्हों का उपयोग किया होगा, तब से ही व्यवस्थित होते होते उन्हीं से लिखित भाषा बनती गई। यानी कि उसी भाषा को जो जैसे जैसे बोली गई, यूज़ किया गया, शुरुआत हुई भाषा की, तो उसी के आधार पर उसको व्यवस्थित होते होते वही लिखित भाषा बनती गई। फिर भाषा के व्याकरण को रूप मिलते गए। यानी कि जैसे जैसे भाषा लिखी गई, अब भाषा लिख तो गई लेकिन उसको सुव्यवस्थित करना, उसको व्याकरण के रूप में उसका यूज करना जिससे कि सामने वाले की भी समझ में आ पाए हमारी लैंग्वेज, तो उसका क्या हुआ कि व्याकरण उसमें यूज होने लगी। लिखित भाषा में लिपि के सुरक्षित व्याकरणिक रूप मिलते हैं और लिखित भाषा में जो है ना वो सुरक्षित व्याकरणिक रूप मिलते हैं। यानी कि जो लिखित भाषा होती है वो जो हम ध्वनि बोलते हैं ना, जो हम स्पीक करते हैं, वो क्या होती है, वो मिट जाती है। लेकिन जो हम रिटर्न में लिखते हैं कोई भी चीज़ तो वो मिटती नहीं है। तो इसीलिए जब भाषा यूज हुई तो उसमें अलग अलग ध्वनियाँ यूज हुई, अलग अलग चेन यूज हुए, फिर उनको ही व्यवस्थित करते करते वो लिखित भाषा बनती गई और लिखित भाषा बनते बनते उसमें व्याकरण का यूज होने लगा। और जैसे ही हम लिखित करते हैं ना, कोई भी चीज़ रिटर्न में करते हैं, तो उसकी जो व्याकरण होती है वो अच्छे ढंग से लिखी जाती है, यानी कि उसको अच्छे से समझा जा सकता है। लिखित भाषा सामान्यतः व्याकरण की दृष्टि से शब्दावली, वाक्य, वर्तनी के मानक रूपों का प्रयोग करती है। और जब हम लिखित में लिखते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें क्या होता है, सामान्यतः व्याकरण की दृष्टि से शब्दावली और उसके वाक्य जो है वो अच्छी तरह से लिखे जाते हैं, उनका मानकों का प्रयोग किया जाता है लिखने के टाइम पर। भाषा में लिपि का उद्भव ध्वनि के बाद हुआ, पर ध्वनियों संबोधित तक पहुंचने के बाद मिट जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब हम जो बोलते हैं ना, वो जो ध्वनि होती है, जो वॉइस होती है, वो बोलते बोलते जब संबोधित के पास तक पहुंची, यानी सामने वाले पर्सन के पास तक जब तक पहुंच जाती है तो वो मिट जाती है। यानी कि उसका कोई एक
परिणाम कहते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता जो हम बोल रहे हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को जो बोला है हमने उसको लिख देते हैं तो वो क्या होती है, हमारी लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाती है। और उच्चारित भाषा में जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है वे तत्कालिक होती हैं। और जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हम स्पीक कर रहे हैं, तो उसमें जिन ध्वनियों का जो उच्चारण किया जाता है ना, वो तत्कालिक होती हैं। किंतु भाषा के संरक्षण में लिपि का योगदान अधिक है। लेकिन भाषा के संरक्षण में लिपि का योगदान जो है वो अधिक है। हजारों साल से विकसित भाषा के यह लिपिबद्ध रूप मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्तर होते चले गए, क्योंकि हजारों सालों से विकसित भाषा जो है उसके लिपिबद्ध जो रूप है ना, वो मौखिक भाषा की तुलना में, यानी कि जो हम मौखिक भाषा होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है, उसकी तुलना में अधिक स्तर होते चले गए, क्योंकि इस भाषा को अस्तित्व मिला। व्याकरण से भाषा को शुद्ध व परिष्कृत रूप प्रदत्त होता है। क्या होता है कि व्याकरण से जो भाषा को एक शुद्ध रूप प्राप्त होता है, और जो लिपि होती है वो मौखिक की तुलना में अधिक स्थिर होती है और वो लिखी भी होती है, इसलिए उसको ही इस भाषा में अस्तित्व मिला। उद्देश्य, इस चैप्टर के क्या क्या उद्देश्य दे रखे हैं। विषय वस्तु, संप्रेषण में भाषा के रूप बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में भाषा के जो रूप है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाषा रूपों का ज्ञान सहज ही यह विवेक प्रदान करता है कि हम किस रूप को अपनाकर अपनी भाषा को परिष्कृत तथा प्रभावशाली बना सकते हैं। वस्तुतः व्याकरण से बना रूप परिष्कृत संप्रेषण करने वाले बौद्धिक प्रतिमान है, जिसके द्वारा स्थितियों का वर्णन किया जा सकता है। यानी कि विषय वस्तु का मतलब होता है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें हम किस प्रकार से अपनी बोली को बोल रहे हैं, अपनाकर अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि किस शब्दों को हम यूज कर अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। वस्तुतः व्याकरण से बना रूप जो होता है वो संप्रेषण करने वाले बौद्धिक प्रतिमान है, जिसके द्वारा स्थितियों का वर्णन किया जा सकता है। यानी कि उनका व्याकरण का यूज कर हम किस जो स्थितियां हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं अपने शब्दों को यूज कर व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण की परिभाषा तथा महत्व। अब व्याकरण की क्या डेफिनेशन है, इसका क्या महत्व है वो देख लेते हैं। व्याकरण का संबंध भाषा के व्यवस्थित प्रयोग से है। व्याकरण का संबंध क्या है, भाषा के व्यवस्थित प्रयोग से। यानी कि हम भाषा तो बोल रहे हैं, अगर हम उसमें व्याकरण यूज नहीं करेंगे तो वो भाषा कैसी होगी, मतलब समझ में ना आए। मेरे को घर जाना है तो इसमें हमारे व्याकरण यूज नहीं हुई तो ये कैसी हो रही, मतलब समझ में ना नहीं आ पाए। मेरे को घर जाना है, इसमें हमने व्याकरण करी तो ये क्या हो गया, हमारा शुद्ध रूप हो गया। व्याकरण भाषा के विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित करता है। व्याकरण जो है वो भाषा के विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित करता है तथा नियमों में बांधता है। व्याकरण क्या करती है, उनको व्यवस्थित तो करती है, साथ में नियमों में भी बांधती है। यानी कि किस भाषा को किस प्रकार से यूज करना है उसके भी नियम हो तो उसमें वो बांधती है व्याकरण। अतः जो भाषिक रूप उसके नियमों के अनुसार होते हैं, यानी कि जो भाषिक रूप जो है ना वो उस व्याकरण के नियमों के अनुसार होते हैं, उनमें बांधती है। उन्हें भाषा में स्वीकृति मिलती है और उन्हें ही क्या होती है, भाषा में स्वीकृति मिलती है, उन्हें भाषा में एक्सेप्टेंस मिलती है। जिस रूप में व्याकरण से भिन्नता अथवा नियम पालन में उल्लंघन होता है वह रूप अमानक तथा अशुद्ध हो जाना जाता है। यानी कि जिस रूप में व्याकरण में भिन्नता होती है या जिस रूप में व्याकरण का उपयोग नहीं किया जाता, उल्लंघन किया जाता है, तो वो रूप जो होता है अमानक या अशुद्ध माना जाता है। जबकि व्याकरण समता रूप शुद्ध और मानक माना जाता है। या व्याकरण का जो हम यूज करते हैं तो उस रूप को क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, मानक माना जाता है। व्याकरण के माध्यम से विभिन्न रूपों में सामंजस्य रखकर स्वीकृति मानक रूप बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि व्याकरण के माध्यम से ही विभिन्न रूपों में सामंजस्य रखकर स्वीकृति मानक रूप बनाने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिस शास्त्र में शब्दों के जो शुद्ध रूप है उनका प्रयोग किया जाता है
और जो प्रयोग किया जा रहा है उनके नियमों का निरूपण होता है, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियमों में भाषा व्याकरण के नियमों से भाषा में अनेक नए रूपों को विकसित किया जा सकता है, और व्याकरण का यूज करके कई भाषा के जो अनेक रूप है ना उनको भी विकसित किया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है। भाषा के आधार पर व्याकरण की स्थिति होती है। आधार व्याकरण शिक्षित भाषा से है, और व्याकरण जो है वो शिक्षित भाषा से है। वह नए भाषा प्रयोग के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित भी करता है, और वे जो है नए जब भाषा में जो नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, अनुरूप स्वयं को परिवर्तित भी करता है। व्याकरण के प्रमुख तत्वों के 4 प्रकार भाषिक रूप है, यानी कि जो व्याकरण है उसके प्रमुख 4 तत्व हैं, वो 4 प्रकार के हैं, भाषिक रूप है वो। व्याकरण के प्रमुख तत्वों में 4 प्रकार के भाषिक रूप है, यानी कि व्याकरण जो है उसमें जो प्रमुख तत्व है उसके 4 प्रकार के भाषिक रूप है। इन भाषाई रूपों में सबसे बड़ी जो है वो इकाई है, और जो लघु इकाई है वो ध्वनि है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाषाई रूप में, वाक्य है, और लघु इकाई कौन सी, ध्वनि है। ध्वनि के स्तर पर अभिव्यक्ति बाहरी मानी जाती है, और ध्वनि के स्तर पर जो है वो अभिव्यक्ति जो है वो बाहरी मानी जाती है। इस स्तर से जब हम वाक्य की ओर बढ़ते हैं तो भाषा जटिल होती जाती है, और जब हम ध्वनि के स्तर से जो है ना जब वाक्य की ओर बढ़ते हैं तो भाषा जो है वो जटिल होती जाती है। ध्वनियों के समुच्चय से शब्द बनता है, और जब ध्वनियों को कलेक्ट किया जाता है, उनको समुच्चय किया जाता है, तो उससे क्या बनता है, शब्द बनता है। प्रत्येक ध्वनि और ध्वनियों से बने शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, और जो ध्वनि निकलती है उससे कोई भी शब्द, जितनी भी ध्वनि निकल रही है उनसे जो शब्द है उसका कोई ना कोई जो शब्द बनता है उससे कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। जैसे पुस्तक शब्द सार्थक वाक्य प्रतीक है जो वस्तु का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर पुस्तक शब्द जो है वो सार्थक वाक्य प्रतीक, जैसे पुस्तक शब्द सार्थक वाक्य प्रतीक है जो वस्तु का अर्थ व्यक्त करता है। पुस्तक शब्द क्या है, एक सार्थक वाक्य प्रतीक है जो कि वस्तु का अर्थ व्यक्त करता है, वस्तु का अर्थ बताता है। कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे पुस्तक शब्द का सार्थक प्रतीक है और जो कि वस्तु का अर्थ बताता है। फिर इन सार्थक शब्दों से समुच्चय सब वाक्य बनता है। फिर जब ये सार्थक शब्द को कलेक्ट किया जाता है तो इनसे क्या बनता है, वाक्य बनता है। और इस प्रकार भाषिक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया होती है, और इस प्रकार से क्या होती है, भाषाई अभिव्यक्ति की प्रक्रिया होती है। और इस तरह से व्याकरण की 4 स्तरीय 4 इकाइयां हैं। कौन कौन सी 4 इकाइयां हैं, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ये क्या हो गए, 4 ध्वनियां या 4 इकाइयां या 4 स्तर। इन चारों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, और इन चारों की ना अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि ये 4 स्तरीय इकाइयां हैं, इनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ध्वनियों से शब्द, शब्दों से रूप, और रूपों से वाक्य बनते हैं। यानी कि जो ध्वनियां हैं, जो वॉइस है उससे क्या बनता है, शब्द, और उन शब्दों को जो कलेक्ट किया जाता है उससे क्या बन जाते हैं, रूप, और उन रूपों से क्या बनता है, वाक्य। इस प्रक्रिया को भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था अनुशासित करती है, और इसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि शब्द बनते हैं, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से रूप बनते हैं, और रूपों से वाक्य बनते हैं। इनको कौन कलेक्ट करता है, व्याकरण के रूप में इनको व्यवस्थित किया जाता है। भाषा में शब्द यूं ही नहीं रख दिए जाते हैं, उनका तार्किक अर्थ होते हैं। यानी कि जो भाषा है उसमें शब्दों को ऐसे ही नहीं रखा दिया जाता, उनके कोई ना कोई तार्किक अर्थ निकलते हैं, उसी अकॉर्डिंग उनको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे को उसे ने देखा स्थान, तो ये कोई शब्द तो है ये, लेकिन इनसे कोई वाक्य नहीं बना जब तक हम इनको व्यवस्थित ढंग से ना लगाएं। तो इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। को उसने देखा स्थान, तो क्या आएगा, कोई अर्थ इनका नहीं बनेगा, जबकि उसने स्थान को देखा, तो ये क्या बन गया, व्याकरण यूज इसमें, और इसका क्या बन गया, एक अर्थ निकल रहा है इस वाक्य का। यानी कि शब्द तो कलेक्ट हुए, उसमें अर्थ भी बनना चाहिए, तो उसी को क्या हम कहते हैं कि वो पूरा वाक्य तैयार हो गया। लेकिन उसमें कोई वाक्य नहीं बन रहा, सिर्फ शब्द है उनको पुट कर दिया गया है, लेकिन उनसे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें व्याकरण यूज नहीं हुई है। इस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर ले, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके टॉपिक।
इसमें क्या है, उसने स्थान को देखा, इसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसमें व्याकरण का यूज किया गया है, और ये क्या है, सार्थकता है। इस प्रकार जब भाषा के सभी तत्व परस्पर समन्वित होकर व्याकरणिक नियमों के अनुसार क्रम करते हैं, तभी उनकी सार्थकता होती है। यानी कि जब शब्दों को तो पुट किया जाए लेकिन उनमें व्याकरण का भी यूज किया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं कि वो जो शब्द हैं वो अच्छे से यूज किए गए, वाक्य पूरा हमारा बनता है उससे। रूपों के द्वारा जब वाक्य बनता है, जब रूपों के द्वारा जब वाक्य बनता है, तो उसी वाक्य विन्यास संबंधी व्याकरण व्यवस्था नियमित होती है। यानी कि जब जो रूप है उनके द्वारा जो वाक्य बनता है, उसके द्वारा उनको क्या कहा जाता है, वाक्य विन्यास संबंधी व्याकरण व्यवस्था नियमित करती है उनको। नेक्स्ट आ जाता है आपका भाषा और व्याकरण का संबंध। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे